हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, और वो भी पहली ही यूनिट है। पेपर 1 की पहली यूनिट है, और पहली यूनिट को हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसको हम धीरे धीरे एक सीक्वेंस में क्लासों को पढ़ते आ रहे हैं। और आज हम जो शुरू करेंगे अपना टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को हम पढ़ेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों को, कि उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम टीचिंग ज्यादातर करते हैं, क्या हमारा मेन उद्देश्य रहता है, इन सभी को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो मतलब किसी भी चीज, देखो उद्देश्य वाला जो पार्ट होता है ना ऑब्जेक्टिव्स का, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है, उद्देश्य क्या है तुम्हारा पढ़ने का। कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। हर काम का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। कहीं तुम जा रहे हो तो उसका भी उद्देश्य होता है, ठीक। किसी काम से जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो हर कहीं एक उद्देश्य तो होता है ना। ऐसे ही फिर बिना फालतू के, बिना वजह के कोई भी कुछ नहीं करता, कोई भी कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब क्या होगा कि सर घूमने जाते हैं बिना वजह के, घूमने बिना वजह के नहीं होता। वो तुम्हारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, तुम्हारा इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम घूमने जाते हैं, तो वो भी एक उद्देश्य है। हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को पूरा करना है, तो वो भी उद्देश्य है। तो वही उसी तरह से आज जो हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उनको हम पढ़ेंगे आज। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अपने इस चैनल से, इस परिवार से और इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मजेदार होने वाला है। बस ईमानदारी तुम्हारी इतनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कि तुम्हारा साथ इतना चाहिए कि पूरी ईमानदारी के साथ में इस क्लास को अटेंड करता है। और हाँ, नोट जरूर करते रहना है, नोट जरूर करते रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है हमारा, टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो टीचिंग का जो हम पार्ट देखते हैं, जो टीचिंग की हम विशेषताएं या क्वालिटीज देखते हैं ना, उन सभी में जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हायर फॉर्म्स होती है, सबसे उच्चतम रूप जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स ही होता है। किसी भी काम का अगर हम उसका उच्चतम रूप या हायर फॉर्म देखें, तो वो क्या होती है, उसके उद्देश्य होते हैं। हम खाना क्यों बनाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य सबसे पहले आता है हमारी भूख। अगर भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं बनाओगे, खाना नहीं बनाओगे। अरे चल छोड़ यार आटा, थोड़ा सा बाहर से कुछ, भूख तो लगना रही, थोड़ा सा बाहर से कुछ ले लिया जाएगा, उसमें ही काम चल जाएगा। अगर ज्यादा भूख लगती है तो खाना बनाया जाता है। पूरी फैमिली की बात नहीं कर रहा, पूरी फैमिली में भी भूख ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम अकेले कहीं रूम लेकर रह रहे हो पढ़ाई करने समय या जॉब करते समय, तो उस समय तुम एक आलस में आओगे कि यार हटा, चल थोड़ी सी तो भूख है, बाहर जाके एक समोसा खा लेंगे या बाहर जाके कुछ और खा लेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। या सेब रखे हैं, फ्रूट्स रखे हैं, उनमें से कुछ खा लेंगे, काम हो जाएगा। तो अगर भूख ज्यादा होगी तो वहां तुम्हारा मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, भूख को मिटाना, ठीक है। तो इसलिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसको उद्देश्य को सबसे ऊंचे रूप में रखते हैं, सबसे हायर फॉर्म में रखते हैं। तो यही वही कहा गया है। देख रहे हो या नहीं ये बताओ पहले तो। यहां कुछ लिखा, देखो यहां लिखा है कि लर्निंग एंड थिंकिंग। लर्निंग एंड थिंकिंग, यहां एक टर्म मिस है क्या, टीचिंग। तो लर्निंग और थिंकिंग यानी कि जो हम सीखते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे टीचिंग के अंदर सबसे हायर फॉर्म्स होती हैं।
सबसे हायर फॉर्म होती हैं। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग में सबसे हायर फॉर्म क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग यानी कि टीचिंग के अंदर सीखना और टीचिंग के अंदर सोचना या विचार करना, थॉटफुल लाना। ठीक है, तो इसमें हमारी जो सबसे उच्चतम जो रूप आता है वो क्या है, वो क्या है, वो लर्निंग है और थिंकिंग है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, देखो टीचिंग और जो टीचिंग है ना, टीचिंग के उद्देश्यों में अगर हम बात करें ना, हमें बच्चे को इस तरह से ट्रेन करना है, इस तरह से टीच करना है, ठीक है, कि वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने रेस्पॉन्स को, अपने प्रिंसिपल्स को, ठीक है, जो रेस्पॉन्स होते हैं, जो यानी कि क्रियाएं, अनुक्रियाएं, ठीक है, प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत है, जो नियम है, इन सभी को बच्चा खुद ब खुद अपने आप से एनालाइज भी कर सके, यानी कि विश्लेषण भी कर सके, और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन भी खुद कर सके। इस तरह से बच्चे को हमें सिखाना है, पढ़ाना है। तो मेन उद्देश्य जो होता है हमारा वो यही होता है कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाया सिखाया जाए कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने रेस्पॉन्सेस को, जो वो पढ़ने में अपनी अनुक्रियाएं लगा रहा है, जो रेस्पॉन्स कर रहा है, अपने प्रिंसिपल्स को, जो हमें उनके बच्चे के सामने प्रिंसिपल्स आते हैं, उन सभी को एनालाइज भी खुद कर सके और उनको इवैल्यूएट भी खुद कर सके अपने आप से। इतना उसको होशियार या होनहार कह सकते हैं कि उसको लर्न कराना है। ठीक है, तो यहां हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन या क्लासिफाई करने के लिए हम दो नाम पढ़ते हैं, एक तो ब्लूम के लिए और एक गैगने एंड ब्रिक्स के लिए। ये दो नाम बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, ब्लूम्स का और गैगने का। इन दोनों के अलग अलग सिद्धांत हैं। इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग को अलग अलग डिफाइन किया है और उनको वर्गीकरण किया है, यानी कि क्लासिफाई किया है। आज जो हम देखेंगे अपना, सबसे पहले किसको देखेंगे, ब्लूम को पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लूम को पढ़ेंगे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम का जो सिद्धांत है, ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया था, अपना जो प्रिंसिपल दिया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के ऊपर, उसका क्या नाम है। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि नाम क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, क्या है, टैक्सोनॉमी। ठीक, अब ब्लूम ने क्या क्या बताया है वो भी जानते हैं। ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, जिसको हम 3H फॉर्मूला भी कहते हैं। अगर हम बात करें 3H फॉर्मूला की, तो 3H फॉर्मूला के अंदर हमारा जो आता है हेड, ठीक है, हेड, हैंड और हार्ट। क्या आता है, हेड, हैंड, हार्ट। 3 H आते हैं। 3 H को 3H फॉर्मूला कहा जाता है, ट्रिपल H भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ भी नाम पूछ सकता है तुमसे पूछ लेगा 3H फॉर्मूला किसने दिया है, 3H या ट्रिपल H फॉर्मूला किसने बताया है, तो हमारा नाम क्या आता है, ब्लूम। यहां 3H के बारे में बताया है। देखो, जैसे कि कोग्निटिव मतलब हमारा संज्ञानात्मक विकास जिसमें होता है, संज्ञानात्मक पक्ष। तो ये क्या है, हमारा हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हेड हो जाएगा। ठीक, अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष। भाव कहां से आते हैं, हमारे इमोशंस कहां निकलते हैं, हार्ट में आते हैं ना। इमोशंस हमारे कहां से जागृत होते हैं या कहां हमारे पाए जाते हैं, हार्ट में। तो यहां क्या हो जाएगा, ठीक है जी, हार्ट। और साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर मतलब हमारे जो अनुक्रियात्मक होते हैं या गत्यात्मक या मनोसंचालित होते हैं, तो वो क्या है, हमारे हैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैंड। ये है, ठीक है, हेड, हार्ट और हैंड, 3H फॉर्मूला। अब इनको अलग अलग, जैसे कि कोग्निटिव डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन को फुल्ली जो क्लासिफाई किया है वो किसने किया है, ब्लूम ने किया है। ठीक है, देखो ये सब जो दिए हैं ना, ये तीनों के तीनों दिए ब्लूम ने ही है। 3H जो बताए हैं
ब्लूम ने यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो बताए हैं वो क्लासिफाई 3 जगह जो क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इन तीनों को ब्लूम ने दिया है। लेकिन इनकी ना अलग अलग लीडरशिप दे दी है। मान के चलो मैंने कोई 3 ब्रांच खोली है, ठीक है। अब 3 ब्रांच को खोलने के लिए उनका ओनर कौन हुआ, ओनर तो मैं ही हुआ ना, ठीक है। मूल कौन है, बेसिक कौन है, वो मैं ही हूं क्योंकि खोली मैंने है। लेकिन मैंने अलग अलग ब्रांच को अलग अलग लीडरशिप दे दी है, यानी कि किसी ब्रांच का लीडर किसी को बना दिया, किसी को बना दिया। लेकिन जो मेन ब्रांच है, जो बड़ी ब्रांच है, उसका लीडर मैं खुद भी हूं, ओनर भी हूं, लीडर भी मैं ही हूं। तो यहां वही दिया है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, उसकी लीडरशिप खुद ब्लूम ने ही की है, ठीक है। उसकी लीडरशिप खुद ब्लूम ने ही की है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने आता है वो कॉग्निटिव डोमेन ही आता है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन ही आता है। और आगे चलेंगे हम तो तीनों को देखेंगे, क्लासिफिकेशन तीनों का देखेंगे, लेकिन लीडरशिप भी हम अलग अलग तीनों की देखेंगे, ठीक है। पहले जो आता है हमारे सामने कॉग्निटिव डोमेन आता है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन है यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष है। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष, इसके बारे में अलग अलग कुछ स्टेप बताए हैं ब्लूम ने। किसने बताए हैं? ब्लूम ने। तो ये क्या है, देखो कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। नॉलेज है जैसे कि इसको ज्ञान हिंदी में लिख देता हूं। कॉम्प्रिहेंशन बोध या समझ, ठीक है। एप्लीकेशन उपयोग, एनालिसिस विश्लेषण, सिंथेसिस संश्लेषण, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। ये जो क्रम है वो नीचे से है ऊपर को, ध्यान रखना। ये क्रम कौन सा है? नीचे से। पहला कौन सा हमारा? पहला नॉलेज है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा, पांचवा और छठा। पहला पूछा जा सकता है, देखो ब्लूम का जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो हैं अफेक्टिव डोमेन या फिर कौन सा साइकोमोटर डोमेन, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी जो हमारा दिसंबर वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कॉग्निटिव डोमेन के क्रम पूछे गए थे, ठीक है। बोला गया था कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उनको सीक्वेंस में लगाइए। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पहला कौन सा हमारा, पहला कौन सा है? नॉलेज है। कहीं कहीं तुम्हें ऊपर से मिलेगा, लेकिन अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो बेस में आता है वो नॉलेज आता है, ठीक है। नॉलेज का मतलब क्या है? देखो जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने आई, ठीक है, या तुमसे कोई इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है, या तुम उसको किताब में पढ़ रहे हो। बेसिक जानकारी क्या है? जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में पिछली क्लास में पढ़ा था, पहला लेवल क्या था? मेमोरी लेवल। तो उसमें क्या था? इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना। उसमें हम क्या कर रहे थे? रट रहे थे, याद कर रहे थे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। यहां हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना है, यानी कि ग्रहण करना है, ठीक है। यहां हमें इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना है। तो पहले सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? इंफॉर्मेशन को हम एक्वायर करेंगे और उसको नॉलेज, अपने ज्ञान में लाएंगे, ठीक है, नॉलेज में लाएंगे उसको, ठीक। अब उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या आता है? हमारे सामने कोई इंफॉर्मेशन थी, हमने उसको याद कर लिया, यानी कि उसको हमने ज्ञान बना लिया, नॉलेज बना ली अपनी, ठीक है। हमारे दिमाग में आ गई तो नॉलेज हो गई। अब उसके बाद में अब उस नॉलेज को हम, जो हमने रटी है, सिर्फ उसको ऐसे ही सेव नहीं रहने देंगे, अब उसको समझेंगे भी ना। अब उसको समझना भी है कि ये जो नॉलेज हमारे अंदर आई है या हम तक जो इंफॉर्मेशन आई है वो क्या है, कैसे है, क्यों है ऐसा। 2 दूनी 4 हैं
तो ये होता क्यों है? सिर्फ 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हमें समझना होगा 2 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे को सिखाते हैं ना, बच्चे को पहले तो हम रटवा देते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, फिर उसको एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये दो उंगली ये है, ठीक है, और 2 उंगली यहां है, अब दोनों को जोड़ दो, इनको कितनी बच्चा गिनेगा, 1 2 3 4, 4 हो गई। तो इस तरह से हमें उसका मतलब उसको समझना भी है, इंफॉर्मेशन जो ज्ञान हमारे सामने आ रहा है उसको समझना है। तो यहां क्या, कॉम्प्रीहेंशन, बोध या समझ। अब चीज को हमने समझ लिया, समझने के बाद में हम उसका उपयोग भी करेंगे। अब इसका उपयोग कहां है, कहां उसका उपयोग है? मैथ में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसका यूज कहां होता है? हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो उसका उपयोग क्या है? जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, अब उस इंफॉर्मेशन को हमने ज्ञान बना लिया था, ज्ञान के बाद में उसको समझा हमने, समझने के बाद में जो अब हमारी नॉलेज है, ठीक है, उसका हम यूज कहां करेंगे, अप्लाई उसको कहां करेंगे, तो वो चीज समझनी है। फिर उसके बाद में जो चौथा स्टेप आता है वो क्या है, एनालिसिस। क्या है? एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। अब उसको हम चीज को, अपनी नॉलेज को तोड़ तोड़ के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसको ज्ञान को तोड़ेंगे, पार्ट्स में तोड़ेंगे। जैसे कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ा था स्टार्टिंग में, पहली क्लास में ही, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा ना पढ़ के हमने उसको तोड़ा था, टीचिंग को अलग किया था और एप्टीट्यूड को अलग किया था। फिर उसके अंदर हमने देखा कि टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, फिर बाद में उसको जोड़ा, ठीक है। तो टीचिंग को अलग किया, एप्टीट्यूड को अलग किया, यानी कि हमने अपनी नॉलेज को तोड़ के समझा, ठीक है। एनालाइज किया, विश्लेषण मतलब होता है बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना, ठीक है। अब इसके बाद में आता हमारा सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। उसका क्या मतलब है? जो हमने नॉलेज को तोड़ा था अलग अलग भाग में विश्लेषण में, अब उन अलग अलग भाग को हम एक नया रूप दें, एक नई नॉलेज का मतलब जो हमारे अंदर नॉलेज थी, प्रीवियस नॉलेज, उसको हमने तोड़ के अलग अलग डिवाइड किया। अब उस अलग अलग डिवाइडेशन के बाद में उन सभी का हम विश्लेषण या संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, उन सभी टुकड़ों को जोड़ करके एक नई इंफॉर्मेशन बनाएंगे उनसे, जो हमने पीछे विश्लेषण किया था पुरानी नॉलेज का, पुराने ज्ञान का, उसको तोड़ करके उन छोटे छोटे भागों को फिर से जोड़ा और जोड़ करके एक नई इंफॉर्मेशन बनाना। तो ये क्या है? संश्लेषण। इसमें हमारा क्या आता है? क्रिटिसिज्म आता है, संरचनात्मक, क्या आता है? संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो आता फिर हमारा छठा लेवल है हमारा क्या? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। फिर उसके बाद में हम इसका इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने बनाया है, जो नई इंफॉर्मेशन हमने बनाई है वो क्या है, वो सही है या नहीं। तो ये इसके स्टेप होते हैं, नॉलेज, और उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, फिर हमारा आता है क्या? एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में एनालिसिस, सिंथेसिस, और फिर छठी क्या है? इवैल्यूएशन, ठीक है। ये है कॉग्निटिव डोमेन। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है ठीक है, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। ये क्या है? हमारा ओल्ड वर्जन है। क्या है ये? ओल्ड वर्जन है। ये है हमारा ओल्ड वर्जन, जो कि कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर किसने दिया था? ब्लूम ने। अब जब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ब्लूम के ही स्टूडेंट यानी शिष्य होते हैं एंडरसन। क्या होते हैं? एंडरसन शिष्य हैं किसके? ब्लूम के। अब 2001 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? जो ब्लूम का क्लासिफिकेशन था, ब्लूम के क्लासिफिकेशन को रहने तो वही दिया, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किए, ठीक है। लेकिन जो ऊपर के 2 स्टेप हैं, ये जो 2 स्टेप है ना ऊपर वाले, देखो नॉलेज को नॉलेज ही रहने दिया, यानी कि बस नाम थोड़े से अलग अलग दिए हैं। जैसे कि यहां ब्लूम ने नॉलेज कहा है और एंडरसन ने रिमेंबर कहा है, यानी कि रिमेंबर मतलब याद करना, ठीक है। और यहां ब्लूम ने क्या किया था? कॉम्प्रिहेंशन कहा था, यहां अंडरस्टैंडिंग यानी कि वही समझ, ठीक है, वही समझ। यहां बोध, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक
ठीक है। फिर एप्लीकेशन को अप्लाइंग किया, एनालिसिस को एनालिसिस रहने दिया। लेकिन यहां जो दिए हैं, यहां एंडरसन कहते हैं कि जितना अभी तक एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद में यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हमने जब उसको इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को तोड़ लिया है, अब उनको तोड़ने के बाद में पहले हम इवैल्यूएशन करते हैं इन पार्ट्स का, छोटे छोटे पार्ट्स का, कि इनमें क्या क्या है, इनका इवैल्यूएशन करते हैं पहले। उसका इवैल्यूएशन करने के बाद में फिर इन सभी पार्ट्स को बाद में जोड़ करके नई नॉलेज या नई इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। तो एंडरसन कहते हैं कि इवैल्यूएशन पहले आता है और सिंथेसिस यानी क्रिएटिंग बाद में आता है। सिंथेसिस यानी क्रिएटिंग बाद में आता है। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा ना कि एंडरसन जो है, एंडरसन कहते हैं कि पहले उन छोटे छोटे पार्ट्स का यानी कि एनालिसिस के बाद में इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन करने के बाद जब उनको सभी पार्ट्स को जोड़ करके एक नई इंफॉर्मेशन बाद में बनाई जाती है सबसे लास्ट में। तो एंडरसन का ये था और ब्लूम का ये था, ठीक है। और इनमें एक चीज और है, इनको एक चीज और याद रखना, यही बता देता हूं। ये जो नीचे के 3 हैं और ऊपर के 3, ठीक है, इनको क्या कहा गया है? होट्स। और इनको क्या कहा गया है? लोड्स, ठीक है। याद रखना लोड्स कौन से हैं और होट्स कौन से हैं, ठीक है। मतलब क्या है इनका? लो ऑर्डर थिंकिंग, लो ऑर्डर थिंकिंग, और यहां क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो इसमें क्या है? नीचे वालों में लो ऑर्डर थिंकिंग यानी कि लो थिंकिंग है हमारी, और यहां पर क्या है? यहां हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी कि हाई लेवल की जो थिंकिंग होती है, जो हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा चिंतनशील, तो वो क्या है? इन 3 में आ जाएगा, ठीक है। और मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग इन 3 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंडरसन ने कहा है। लोड्स एंड होट्स भी किसने बताया है? एंडरसन ने ही बताया है, ठीक है। बात यहां तक क्लियर होती है? बोलो, बात यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि यार इतने बच्चे देख रहे हो, लाइक बहुत कम हैं, ठीक है। चलो फिर देखो आगे। अब जो था हमारे सामने क्या था? अफेक्टिव डोमेन था। अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावात्मक पक्ष। क्या था? भावात्मक पक्ष। तो भावात्मक पक्ष में जो लीडरशिप दिया, देखो यहां लीडरशिप दे गया ना, यहां ब्लूम ने इस पक्ष की, देखो क्लासिफाई तो ब्लूम ने किया है, लेकिन इसका जो लीडर बना दिया है, नेता किसको बना दिया? डेविड क्रैथवोल को। किसको बना दिया? डेविड क्रैथवोल को, ठीक है। इसको लीडरशिप किसने की है? डेविड क्रैथवोल ने, ठीक है। इसमें जो हमारे सामने आते हैं स्टेप, वो क्या आता है? रिसीविंग आती है, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बस थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, इनको बस याद कर लेना, ठीक है। इनका क्रम याद कर लेना, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। मेन जो हमारा वो क्या है? कोग्निटिव डोमेन है। और कोग्निटिव डोमेन के ऊपर पूरा आगे एक क्या है? पियाजे ने क्या दिया है? सिद्धांत दिया है, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट का। तो इसमें पहले रिसीविंग यानी कि जो नॉलेज है उसको हम रिसीव करते हैं, उस पर फिर हम रेस्पॉन्स करते हैं यानी कि रेस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया करते हैं, फिर उसको वैल्यू देते हैं कि क्या इसका वैल्यू है, उसकी निर्धारण करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम चीज़ों को, फिर कैरेक्टराइजेशन बाद में करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आता हमारे सामने क्या? साइकोमोटर डोमेन यानी कि मनोगत्यात्मक या संक्रियात्मक डोमेन या संक्रियात्मक पक्ष। तो इसकी लीडरशिप किसको? देखो इसमें लीडर 3 को बनाया है। किसको? डेवे को, ठीक है, डेवे और हैरो और सिम्पसन, इन 3 को इसमें लीडर बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट दिए हैं, स्टेप दिए हैं, इमिटेशन यानी कि पहले अनुकरण होता है, मतलब वही है, बस शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ब्लूम ने क्या कहा था? ब्लूम ने सबसे पहले स्टेप को कहा था नॉलेज। एंडरसन ने उसको क्या नाम दिया? रिमेंबर।
और अगर हम पीछे देखें, जहां लीडरशिप हमें क्रैथवोल की मिली थी, वहां क्या था, क्रैथवोल ने पहला जो स्टेप बताया था वो था रिसीविंग। क्या बताया था? रिसीविंग, यानी कि चीजों को रिसीव करना। तो मतलब सबका वही है। और यहां क्या है, पहला इमिटेशन, यानी कि अनुकरण करना। चीजों को हम देख करके, कोई हमारे सामने काम कर रहा है उसको हम इमिटेट कर रहे हैं, उसको हम, पहला स्टेप हमारा क्या है, इमिटेशन। ठीक है। दूसरा क्या है, मैनिपुलेशन, यानी कि परिचालन, हेरफेर, बदलाव। जो भी इंफॉर्मेशन हमने इमिटेट की है या अनुकरण किया है, हमने इंफॉर्मेशन को लिया अपने अंदर, तो उसको हम थोड़ा सा बदल करके, थोड़ा सा उसमें हेरफेर करके, मैनिपुलेट करके उसको अपने सामने रखेंगे। ठीक है। फिर उसमें आता है परिशुद्धता। ठीक है। उसमें हम फिर एक शुद्धता का रूप लगाएंगे, यानी कि जो हमने उसमें थोड़ा सा भी बदलाव किया है उसको अब बदलाव करके, तो ऐसे ही सबके सामने नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा उसमें प्योरिफिकेशन भी देंगे ना। ठीक है। प्योरिफिकेशन भी देंगे जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये कुछ किसी का उठा करके उसमें थोड़ा सा हेरफेर नहीं किया गया है। फिर आता है इसमें आर्टिकुलेशन, स्पष्ट अभिव्यक्ति। फिर उसको हम शो करेंगे, उसको हम इस तरह से शो करेंगे कि सामने वाला कुछ भी ना समझ पाए कि ये कहां से, इसका बेस कहां है। ठीक है। जैसे कि सामने वाले को लगे बिल्कुल ओरिजिनल है। तो फिर आता है नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्रकृतिकरण करना। तो ये सब क्या है, ये हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले में हमने कौन से कोग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखे। फिर उसके बाद में हमने अफेक्टिव डोमेन वाले देखे, अब साइको मोटर वाले देखे। यानी कि हमारे साइको मोटर मतलब जो हमारे शारीरिक है, शारीरिक तरह से हम जो यूज करते हैं उनको, चीजों को सीखते हैं। ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारी, तीनों हमारे डोमेन हो गए। ठीक। इसके बाद में कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं है। इसके बाद में कुछ नहीं है। इसके बाद में तुम्हारे लिए थैंक यू है, क्योंकि तुम्हारा बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास पूरी देखी है, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है, थैंक यू है, जैसा भी तुम महसूस समझो, जैसा भी अच्छा महसूस समझो। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी, चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, कमेंट करके जरूर जाना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को, अपने परिवार का हिस्सा जरूर बन जाए, जिससे, और बेल आइकन भी दबा लें जिससे सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।